शहर का मौसम कुछ ज़्यादा ही ख़राब था। बारिश आज बहुत तेज़ी से हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आज सैलाब आने वाला है। बिजलियाँ भी काफ़ी तेज़ी से कड़क रही थी। वहीं एक आलीशान मेंशन के एक रूम में माया सुकून से सो रही थी कि तभी वो अचानक से घबरा कर उठकर बैठ गई। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, धड़कनें काफ़ी तेज़ चल रही थी। माया ने अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश की, पर बिजलियों के कड़कने की आवाज़ सुनकर उसका डर कम होने की जगह पर और ज़्यादा बढ़ गया। वो सिमट कर बैठ गई। उसे प्यास लग रही थी। माया ने गहरी सांस ली और जैसे तैसे बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई और किचन में आ गई। उसे डर लग रहा था क्योंकि मेंशन में इस वक्त वो अकेली थी। किचन में आकर माया ने पानी का ग्लास उठाकर पानी पी लिया। तभी उसका ध्यान किचन स्लैब पर गया जहाँ पर उसने रात को अपनी फेवरेट चॉकलेट्स रखी थी, जो इस वक्त नहीं थी। उसने खुद से कहा, ये कहाँ चली गई? बारिश कितनी तेज़ है ये देखने के लिए वो मेंशन के बाहर आ गई। तभी उसका ध्यान एक बेहद डरावने दिखने वाले साये पर गया। उसे देखा कर माया की घबराहट से हालत ख़राब हो गई। वो उसे देखने के लिए उसके पास गई, तब तक साया गायब हो चुका था। अब माया की हालत और ख़राब हो चुकी थी। एक तो बारिश इतनी तेज़ थी, ऊपर से इस डरावने मेंशन में वो अकेली थी। उसका परिवार इस वक्त घर पर नहीं था। माया डरते हुए अंदर आ गई। उसकी सांसें तेज़ थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। घबराहट की वजह से माया को नींद भी नहीं आ रही थी कि तभी डोरबेल की आवाज़ फिर से बजी। डोरबेल की आवाज़ सुनकर माया की धड़कन तेज़ हो गई। बाहर से किसी आदमी की आवाज़ आई, सुनिए मुझे मदद की ज़रूरत है, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। किसी आदमी की आवाज़ सुनकर माया ने चिल्लाते हुए कहा, कौन है? इस तरह से आधी रात को आप किसी के दरवाजे पर क्या कर रहे हैं? दूसरी तरफ से उस आदमी ने कहा, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। माया को घबराहट तो हो रही थी, पर उसने हिम्मत करके खुद से कहा, माया अगर सच में किसी को ज़रूरत हुई तो? सोचकर माया ने दरवाज़ा खोल दिया। उसके सामने एक बेहद हैंडसम शख्स खड़ा था। दोनों ने जैसे ही एक दूसरे को देखा, एक दूसरे की आंखों में खो गए। माया के सामने खड़े शख्स ने कहा, हेलो मेरा नाम विराट है। माया तो बस उसके हैंडसम चेहरे को ही देखने लगी। विराट भी माया की खूबसूरती को ही देख रहा था। माया ने धीरे से कहा, आप यहाँ? विराट ने कहा, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है और बारिश बहुत तेज़ है इस वक्त। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मुझे आसपास सिर्फ आपका घर दिखा, इसलिए मैं आ गया। वैसे आपका नाम? माया ने धीरे से कहा, माया। बारिश अभी भी तेज़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी रात बारिश का रुकने का कोई इरादा नहीं हो। माया ने विराट की तरफ देखा और कहा, बैठिए। विराट ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं मैं ठीक हूँ। माया ने विराट की तरफ देखते हुए कहा, आप भीगे हुए लग रहे हैं, आप यहाँ से वो रूम दिख रहा है उस रूम में चले जाइए, वो मेरे भाई का रूम है, आज रात को आप वहीं सो जाइएगा। माया की बात सुनकर विराट वहाँ से उसी रूम की तरफ चला गया। माया भी ऊपर अपने रूम में आकर लेट गई, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। माया ने पलट कर देखा तो पीछे उसे वही डरावना साया दिखा। माया घबरा कर उठकर बैठ गई। वो कुछ कहती इससे पहले ही वो साया अचानक से गायब हो गया और उसे तेज़ी से अंदर आता विराट नजर आया। साये की जगह पर विराट को खड़ा देखा कर माया ने अटकती हुई आवाज़ में कहा, आप यहाँ पर? अब अभी तो वो डरावना साया था। माया की घबराहट देखकर विराट ने उसे शांत करते हुए कहा, मुझे भी वो साया नज़र आया था, इसलिए मैं घबरा कर ऊपर आपके पास रूम में आ गया। मुझे नहीं पता था कि वो आपको भी नज़र आया था कि क्या इस घर में कोई साया है। विराट की बात सुनकर माया ने उसकी तरफ देखा। विराट भी परेशान लग रहा था। उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। कहते हुए माया काफ़ी डरी हुई लग रही थी। विराट उसके पास आकर बैठ गया। उसने प्यार से कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। विराट की बात सुनकर माया फिर से उसकी आंखों में खो गई। दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए फिर बातें करने लगे। विराट माया को अपने बारे में बता रहा था और माया उसे अपने बारे में। विराट ने धीरे से कहा, मैं यहीं पे सो जाऊँ? कुछ ही देर में दोनों एक ही बिस्तर पर सो गए थे, पर दोनों के बीच में दूरी थी। विराट और माया दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और धीरे धीरे दोनों के होठ मिल गए। बारिश अभी भी तेज़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे आज बारिश रुकने नहीं वाली है। वही कमरे में विराट और माया दोनों के होठ आपस में जुड़े हुए थे। आज शायद दोनों एक दूसरे पर से काबू खो चुके थे। अंधेरा और गहराता जा रहा था। अंधेरे का ये डरावना रूप किसी को भी डराने के लिए काफ़ी था। पूरे घर में सन्नाटा था। सिर्फ माया के रूम में उन दोनों के सांसों की शोर की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो कि आज बारिश में और तेज़ हो रही थी।
कमरे में सिर्फ हल्की येलो लाइट जल रही थी जिसमें दोनों की सांसों की आवाज़ तेज थी और दोनों अपनी प्यार। बारिश थम चुकी थी और गहरा अंधेरा हट चुका था। वो आलीशान मेंशन सूरज की किरणों में काफ़ी खूबसूरती से चमक रहा था, जैसे अपनी चमक बिखेरना चाहता हो। वही माया के रूम में माया बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कल रात को उसने क्या किया। उसने अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे से लगाया और गहरी सांस लेकर खुद को रिलैक्स करने लगी। वो विराट के साथ बिताए हुए उन हसीन पलों को याद करते हुए बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई और धीमे कदमों से चलती हुई आगे बढ़ने लगी। उसे अभी भी घबराहट हो रही थी, पर वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ माया के पिताश्री दिग्विजय चौहान हवेली की तरफ आ रहे थे। उन्हें जितनी जल्दी हो सके घर जाना था। घर में आकर उन्होंने देखा तो दिन में भी हॉल में गहरा अंधेरा था। सारी खिड़की दरवाजे बंद थे। ये देखकर वो हैरान हो गए। उन्होंने डोरबेल नहीं बजाई थी क्योंकि उनके पास मेंशन की एक्स्ट्रा चाबी थी। उन्होंने खुद से कहा, इतना अंधेरा क्यों है, कहकर उन्होंने स्विच ऑन कर दी। अब पूरे मेंशन में उजाला था और मेंशन काफ़ी चमक रहा था। दिग्विजय जी ने खुद से कहा, ये माया कहाँ गई, कहते हुए वो धीमे कदमों से चलते हुए मेंशन के अंदर आ गए और सीढ़ियों से ऊपर माया के कमरे की तरफ जाने लगे। उन्हें अपनी बेटी की फिक्र हो रही थी। वो अपनी पत्नी के साथ उसके मायके में पिछले 2 दिनों से थे और इतने बड़े मेंशन में उनकी इकलौती जवान बेटी अकेली थी। कुछ देर के बाद दिग्विजय जी ऊपर आ गए। उनका ध्यान अपने हाथ में बड़ा सा चाकू पकड़कर बैठी माया पर गया। उन्होंने घबराते हुए कहा, माया ये क्या कर रही हो। माया ने रोते हुए कहा, पापा आई एम सॉरी, मैंने अपनी हदें पार कर दी। दिग्विजय जी हैरानी से ये सब देख रहे थे। तभी उन्हें माया के बगल में एक डरावना पिशाच बैठा हुआ नजर आया। ये देखकर वो डर गए। वही माया ने जैसे ही पलट कर देखा तो उसे पिशाच की जगह पर विराट नजर आया। विराट को देखकर माया ने रोते हुए कहा, विराट। विराट ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, माया जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। वही दिग्विजय जी ने बाहर आकर जल्दी से अपनी पत्नी मीना को कॉल किया। मीना जो कि इस वक्त गांव में अपनी बूढ़ी मौसी के साथ बैठी हुई थी। दिग्विजय जी ने उन्हें घबराते हुए कहा, हमारी बेटी के साथ कोई पिशाच है, तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाओ, मैं ये सब कुछ अकेले हैंडल नहीं कर सकता। दिग्विजय जी काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे। वो समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने जितनी जल्दी हो सके अपनी पत्नी मीना को वापस बुलाने का डिसीजन लिया। वही मीना ने दिग्विजय जी की बात सुनकर धीरे से कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आ रही हूँ। दिग्विजय जी ने इस पर चैन की सांस ली। मीना वहाँ से गाड़ी में बैठकर वापस अपने मेंशन आने के लिए निकल गई। उसे भी अपनी बेटी माया की फिक्र हो रही थी। आखिर माया उनकी इकलौती बेटी थी। वही मेंशन में दिग्विजय जी काफ़ी परेशान थे। अंधेरा फिर से हो चुका था। दिग्विजय जी बेसब्री से मीना का इंतज़ार कर रहे थे। तभी मीना भी वहाँ पर आ गई। दोनों मेंशन के बाहर खड़े थे। दिग्विजय जी उन्हें बता रहे थे कि कैसे वो वापस मेंशन आए और सब कुछ उन्हें अजीब लगा और कैसे माया के रूम में माया अपना हाथ काटने के लिए बैठी थी। वही मेंशन के ऊपर दीवार पर वो साया बैठकर उन्हें ही देख रहा था। मीना और दिग्विजय जी दोनों अंदर आ गए और धीमे कदमों से सीढ़ियों से ऊपर माया के रूम की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगे। दोनों ही अपनी बेटी के लिए काफ़ी परेशान थे। मीना ने दिग्विजय जी की तरफ देखते हुए कहा, हम हमारी बेटी को बचा लेंगे। माया भी अब तक नीचे आ चुकी थी। अपनी माँ को देखकर उसने कहा, माँ मैं विराट से बहुत प्यार करती हूँ। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं उसे नहीं छोड़ सकती। हम दोनों एक हो चुके हैं और अब मैं विराट की बन के रहना चाहता हूँ। माया की बात सुनकर मीना ने गुस्से से कहा, तुम पागल हो गई हो। मीना की बात पर माया ने गुस्से से कहा, माँ मैंने कहा ना, मैं विराट से प्यार करती हूँ, मतलब करती हूँ। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ भी नहीं। माया की हरकतें देखकर मीना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दिग्विजय जी भी काफ़ी परेशान थे। उनकी बेटी पूरी तरह से अजीब बातें कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे उस पिशाच ने अपने काबू में कर लिया हो। माया ने अपने माँ बाप की तरफ देखा और गुस्से से कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, कहकर वो वहाँ से चली गई। अंधेरा गहराता जा रहा था और मीना और दिग्विजय जी की परेशानी बढ़ती जा रही थी। वो किसी भी हालत में अपनी बेटी को उस पिशाच के चंगुल से छुड़ाना चाहते थे। माया के माता पिता अपने रूम में परेशानी से एक दूसरे से बात कर रहे थे। दिग्विजय जी ने धीरे से कहा,
हमें कुछ ना कुछ करना होगा, वरना वो पिशाच हमारी बेटी को मार डालेगा। वही बालकनी में इस वक्त वो पिशाच अपने डरावने रूप में खड़ा था और ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। माया की बेवकूफ़ी पर उसे हंसी आ रही थी। तभी पीछे से उसे कदमों की आवाज़ सुनाई दी। माया जैसे ही पिशाच के पास आई, वो जल्दी से विराट में बदल गया। माया ने पीछे से उसे गले लगाते हुए कहा, विराट, मैं अपने मम्मी पापा के खिलाफ जाने के लिए भी तैयार हूँ, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैं तुमसे दूर नहीं रहूँगी, ना तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगी। तुम मेरे हो। माया की बात सुनकर विराट के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर के बाद विराट माया को अपनी गोद में लेकर उसके रूम में बैठा हुआ था और दोनों प्यार भरी बातें कर रहे थे। माया सो चुकी थी और विराट अपने डरावने रूप में आकर उसे ही घूर घूर कर देख रहा था। उसने माया की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। बिजलियाँ कड़क रही थी और बारिश फिर से तेज़ हो चुकी थी। शायद यह किसी अनहोनी का संकेत था, पर माया सुकून से सो रही थी। जैसे ही उसकी हल्की आंख खुली, उसने देखा विराट उसके बगल में अपने इंसानी रूप में सो रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए हर किसी से लड़ जाऊंगी, तुम सिर्फ मेरे हो। कहकर माया विराट से लिपट गई। बारिश और तेज हो चुकी थी और बिजलियाँ ऐसे कड़क रही थी जैसे आज वो रुकने नहीं वाली। इस अंधेरी रात में विराट अपने असली रूप में बिस्तर के पास खड़ा होकर जोर जोर से हंसते हुए माया को ही देख रहा था, जैसे अपने जीत की खुशी मना रहा हो। वही दिग्विजय जी और मीना दोनों अपने रूम में काफ़ी परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेटी को उस डरावने पिशाच की कैद से कैसे छुड़ाए। इंसान होता तो वो कुछ भी कर लेते, पर यह पिशाच की बात थी। आखिर में कुछ डिसाइड करके दोनों मेंशन से बाहर निकल गए, क्योंकि फ़िलहाल उनका मेंशन पिशाच के काबू में था। दूसरी तरफ गांव में मीना की मौसी सावित्री जी ने जैसे ही मोबाइल उठाया, उन्हें दूसरी तरफ से मीना की आवाज़ सुनाई दी। मौसी जी। मीना की ऐसी आवाज़ सुनकर सावित्री ने कहा, क्या हुआ? मीना ने रोते हुए उन्हें बता दिया कि माया के साथ क्या हुआ है। दूसरी तरफ से मीना की बात सुनकर उसकी मौसी ने अपने पति रामलाल को बुलाया और उसके साथ बात करने लगी। उन्होंने परेशानी भरी आवाज़ में कहा, मीना का कॉल आया था, हमारी माया के पीछे कोई पिशाच पड़ गया है, हमें किसी न किसी तरह से उनकी मदद करनी होगी। ये हमारी बच्ची की ज़िंदगी का सवाल है। अपनी पत्नी को इस तरह से परेशान देखकर रामलाल ने उसे शांत करते हुए कहा, सावित्री शांत हो जाओ, हमें मीना और जमाई सा को भी संभालना होगा और हमारी बच्ची माया को भी। घबराने से कुछ नहीं होगा, इसलिए फिक्र मत करो। कहकर दोनों ऑटो में बैठकर मीना और दिग्विजय से मिलने के लिए आ गए। मीना और दिग्विजय भी मेंशन से कुछ दूरी पर सावित्री और रामलाल से मिलने के लिए आ गए। वो चारों काफ़ी परेशान थे। मीना और दिग्विजय ने सब कुछ बता दिया कि उन्होंने क्या क्या देखा और किस तरह से माया उस पिशाच के काबू में है, कैसे उस डरावने पिशाच ने माया को अपने काबू में कर लिया है। मीना की बात सुनकर सावित्री ने उसे शांत करते हुए कहा, मीना शांत हो जा, हमें शांति से काम लेना होगा। ये हमारी बच्ची माया की ज़िंदगी का सवाल है, हम जल्दबाजी में कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी एक गलती हमारी बच्ची की जान ले सकती है। वो पिशाच बहुत ताकतवर है, हम उसका सामना नहीं कर सकते। दिग्विजय ने परेशानी से कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस मेरी बेटी सही सलामत चाहिए। दिग्विजय जी की बात पर रामलाल ने उसे समझाते हुए कहा, हम समझ रहे हैं, पर हमें शांति से काम लेना होगा। वो एक राक्षस है और हम इंसान। मीना ने रोते हुए कहा, मेरी बेटी को बचा लीजिए मासी, मुझे मेरी बेटी सही सलामत चाहिए। मीना को रोते हुए देखकर सावित्री ने उसे शांत करते हुए कहा, मैंने कहा ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस पहले तुम लोग खुद को शांत करो और शांति से सोचो, शांति से ही सभी चीज़ों का समाधान निकलेगा। वही मेंशन में माया विराट के पास बैठी हुई थी। विराट ने माया की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा परिवार हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा। माया ने रोते हुए कहा, मैं उनके खिलाफ जाऊंगी। कुछ देर के बाद पिशाच अपने असली रूप में माया के सामने खड़ा था, पर माया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो पूरी तरह से उसके काबू में थी। माया के लिए तो पूरी दुनिया झूठी और वही सच्चा था। वही एक अघोरी बाबा के पास इस वक्त मीना, सावित्री, रामलाल और दिग्विजय चौहान मौजूद थे। वो लोग माया के बारे में उन्हें सब कुछ बता रहे थे। वो साधु महात्मा चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे। मीना ने रोते हुए कहा, मेरी बेटी को बचा लीजिए। कहते हुए उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। साधु ने उसकी पूरी बात सुनकर कहा, वो कोई ऐसा वैसा पिशाच नहीं है, वो बहुत ही ताकतवर पिशाच है। वो तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले जाने के लिए आया है। वो तुम्हारी बेटी के ज़रिए अपने अंश को दुनिया में लाना चाहता है, ताकि उसे इस दुनिया की ताकत मिल सके और उसका बच्चा इस दुनिया पर राज कर सके। एक इंसान और पिशाच का बच्चा होगा वो। माया
ने अगर किसी पिशाच के बच्चे को जन्म दिया तो उसकी ज़िंदगी खतरे में आ जाएगी। उस साधु की बात सुनकर मीना की आंखों से आंसू निकलने लगे। माया के लिए वो ऐसा कुछ भी नहीं सोच सकती थी। साधु ने उसे शांत करते हुए कहा, शांत हो जाओ, हम कुछ करेंगे। हम तुम्हारी बेटी की जान बचाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। बाकी सब तो परमात्मा के हाथ में है। साधु की बात सुनकर बाकी सबको हल्की राहत तो मिली, पर डर भी लग रहा था। दिग्विजय जी ने कहा, आपको जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस मेरी बेटी सही सलामत चाहिए। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी से वो साया दूर हो जाए। मैं अपनी बेटी को इस तरह से खतरे के मुंह में नहीं रहने दे सकता। दिग्विजय जी की बात सुनकर साधु महात्मा ने हंसते हुए कहा, होनी को कोई नहीं टाल सकता बेटा, पर हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। बुराई पर अच्छाई की जीत होकर ही रहेगी। बस भगवान पर विश्वास रखो। अंधेरे में चौहान मेंशन अभी भी डूबा हुआ था और मेंशन के अपने कमरे में माया जमीन पर घुटनों के बल बैठी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वही उसके सामने पिशाच अपने असली रूप में था। उसने माया की तरफ देखते हुए कहा, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। माया ने रोते हुए कहा, विराट मैं तुम्हारी हूँ, पर मुझे मेरे माँ बाप भी चाहिए। वो मुझसे नाराज़ हैं। वो हम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। माया को रोता हुआ छोड़कर पिशाच बालकनी में आ गया और जोर जोर से हंसने लगा। वो अपने असली रूप में था, बेहद डरावने रूप में। उसने हंसते हुए कहा, बहुत जल्द मेरा अंश इस धरती पर होगा और इस धरती पर मेरा राज होगा, सिर्फ मेरा। कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। सो हमारे प्यारे व्यूवर्स, आई होप ये स्टोरी आप सबको बहुत अच्छी लगी है। इसका सेकंड पार्ट पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक और कमेंट करो, शेयर करो और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहो और हमारी सारी कहानी को प्यार देना। अब धीरे धीरे और नई नई कहानी आएगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।